नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। इससे पहले सुपर टेट के वीडियो में हमने आपको काव्य पे चर्चा की थी कि काव्य क्या है। ठीक, तो हमने बताया था कि कवि का कर्म या भाव ही काव्य कहलाता है। ठीक, और उसके बाद हमने काव्य के भेद बताए थे कि काव्य के दो भेद हैं। ठीक, कौन कौन सा? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक, दृश्य काव्य हमने बताया था, उस पर आपको हल्की सी चर्चा की थी कि दृश्य काव्य क्या है। तो जो देखने योग्य है वो दृश्य कहा जाता है। ठीक, तो दृश्य काव्य होता है जिसके हम साक्षात अपनी आंखों से देखते हैं, जैसे एक्ट वगैरह प्ले किया जाता है। आप देखते हैं कि रंगमंच पर नाटकों का मंचन होता है। ठीक है, तो जिस चीज को हम अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक, उससे कुछ सीखते हैं, उससे कुछ ग्रहण करते हैं, वो हमारा दृश्य काव्य कहलाता है। ठीक है, और दृश्य काव्य, ठीक है, और दृश्य काव्य में क्या आता है? रूपक और उपरूपक। ठीक, तो नाटक को हम रूपक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नाटक में क्या होता है कि जो पात्र होते हैं, ठीक, वो जो है जिसका रोल करते हैं, जिस पात्र का अभिनय करते हैं, उसके रूप को अपने में धारण कर लेते हैं। ठीक, इसीलिए वो रूपक कहलाता है। ठीक, और रूपक के 10 भेद होते हैं। ठीक, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समकाव्य, दंभ, इहामिक, अंक, विधि, प्रहसन। ठीक, अभी हम इस पे आपको सिर्फ नाम ही बता रहे हैं। ठीक, जब मैं टीजीटी का वीडियो बनाऊंगी तब इन सब चीजों में बहुत डिटेल में चर्चा करूंगी। ठीक, अभी आपके चूंकि काम का नहीं है सुपर टेट में, इसलिए इतना डीप में मैं नहीं जा रहा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बताऊं कि जो दृश्य काव्य होता है उसके 2 भेद होते हैं। ठीक, रूपक और उपरूपक। ठीक, तो रूपक के 10 भेद होते हैं और उपरूपक के 18 भेद होते हैं। ठीक है, अब मैं श्रव्य काव्य की ओर। श्रव्य काव्य क्या है? जिसे हम सुनते हैं। ठीक, हम उसको देखते नहीं, उसे सिर्फ हम कानों से सुनते हैं। ठीक, पढ़ते हैं या किसी दूसरे से सुनते हैं। ठीक, वो हमारा श्रव्य काव्य कहलाता है। ठीक, अब श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं। ठीक, पहला है पद्य और दूसरा है गद्य। कौन कौन सा? पहला है पद्य और दूसरा है गद्य। ठीक, तो अब पद्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, पद्य काव्य जो होता है, पद्य माने गेय होता है। जो श्रव्य काव्य 2 भागों में विभाजित होता है, पहला पद्य और दूसरा है गद्य। ठीक, पद्य माने जो गाया जाता है, ठीक है, जिसे हम लय, ताल, छंद आदि में बांध करके गाते हैं। और गद्य क्या होता है? जिसको आप इंग्लिश में पैराग्राफ कहते हो, प्रोज कहते हो। और हिंदी संस्कृत में गद्य का मतलब क्या है? वैसे अपादा पद संतानो गद्यम, इस पर भी बाद में चर्चा करेंगे टीजीटी के वीडियो में। ठीक, सुपर टेट में सिर्फ यही आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि गद्य क्या है, कि जो कुछ वाक्यों का जो एक संकलन है, जिसको आप पैराग्राफ के रूप में भी समझ सकते हो, जिसे आप इंग्लिश में पैराग्राफ बोलते हो, प्रोज बोलते हो। ठीक, वही हिंदी और संस्कृत में गद्य कहलाता है। कई वाक्यों का जो संकलन बनता है, एक अनुच्छेद बनता है, ठीक, उसे ही हम गद्य कहते हैं। ठीक है, तो पहला शब्द काव्य का पहला भेद है पद्य काव्य और दूसरा है गद्य काव्य। पद्य काव्य के 3 भेद होते हैं, पहला है महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य और तीसरा उपकाव्य। कौन कौन से? पहला महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य और तीसरा उपकाव्य। ठीक, तो महाकाव्य में क्या होता है? ठीक, महाकाव्य की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ शर्तें कि जिसके अंदर, जिस काव्य के अंतर्गत कुछ शर्तें होंगी, उसे ही हम महाकाव्य कह सकते हैं। हर किसी को महाकाव्य नहीं कहा जा सकता। ठीक, तो उसकी कुछ कंडीशंस हम आपको बता दें कि महाकाव्य की कुछ खास कंडीशंस हम आपको बता रहे हैं कि महाकाव्य जो होता है वो सर्गों में विभाजित होता है। याद रखिएगा, महाकाव्य हमेशा सर्गों में विभाजित होता है। ठीक, अच्छा, और उसमें दूसरा क्या है कि एक नायक होता है। ठीक, और नायक कैसे जो होता है वो धीरोदात्त होता है। ठीक, नायक की प्रवृत्ति होती है, 4 प्रकार के नायक होते हैं, उसमें सबसे उत्कृष्ट कोटि का नायक जो होता है, श्रेणी जो है, वो धीरोदात्त कहलाते हैं।
तो महाकाव्य का जो नायक होता है वो धीरोदात्त प्रकृति का होता है, ठीक। और उसमें जो है क्या है कि श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान होता है। कौन कौन से 3 रस? श्रृंगार, वीर और शांत। इन्हीं तीनों रसों में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए, अर्थात उसी को आधार बना करके वो महाकाव्य लिखा जाना चाहिए, ठीक। महाकाव्य तमाम है, ठीक है ना। जैसे कि आपने रघुवंशम पढ़ा होगा, ठीक, किरातार्जुनीयम पढ़ा होगा, कुमार संभवम पढ़ा होगा, ठीक, महाभारत आदि पढ़ा है। तो ये सब क्या है? महाकाव्य कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा खंड काव्य। खंड काव्य क्या है? जिसमें महाकाव्य के सारे लक्षण घटित ना हो, उसे ही हम खंड काव्य, अर्थात एक टुकड़ा मात्र, ठीक, तो उसे हम खंड काव्य, खंड माने एक टुकड़ा, अंश, ठीक है। तो जिसमें महाकाव्य के सारे लक्षण नहीं है, जो सिर्फ महाकाव्य का एक हिस्सा मात्र है, छोटा सा टुकड़ा मात्र है, उसे ही हम खंड काव्य कहते हैं। और खंड काव्य की हमने परिभाषा भी आपको लिख दी है कि इसकी क्या कंडीशन? खंड काव्यम भवेत् काव्यस्य एक देशानुसारी च। ये खंड काव्य का लक्षण है। क्या लक्षण है? खंड काव्यम भवेत् काव्यस्य एक देशानुसारी च। ये खंड काव्य का लक्षण, ठीक। खंड काव्य का उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक। जैसे मेघदूतम और ऋतु संहारम, जो महाकवि कालिदास का है, 2 उनके खंड काव्य है, ठीक। कौन कौन से? मेघदूतम और ऋतु संहारम, ठीक, वो खंड काव्य है, ठीक। और उसके बाद आता है एक उपकाव्य होता है, ठीक है। उपकाव्य, उपकाव्य क्या है? ठीक, इसका लक्षण क्या है? गीत तालानुविद्धम, गीत तालानुविद्धम यद उपकाव्यम इतिष्यते, ठीक। गीत तालानुविद्धम यद उपकाव्यम इष्यते, ठीक। ये उपकाव्य का लक्षण है, ठीक है। उपकाव्य का उदाहरण है जैसे जयदेव का गीत गोविंद, ठीक। जयदेव इसके रचयिता हैं, गीत गोविंद, ठीक, वो इसका उपकाव्य का उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही संक्षिप्त रूप में पद्य काव्य के विषय में बताया, बहुत ही संक्षिप्त, ठीक, उतना ही आपको बताया है कि जिससे जो बहुत ही जरूरी है आगे की श्रृंखला को जारी रखने के लिए, जो बहुत ही जरूरी बातें वही मैंने बताई हैं। और टीजीटी का वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो इन सब चीजों पर डिटेल में चर्चा करूंगी, ठीक है। कि साहित्य दर्पण के अनुसार, ठीक, काव्य प्रकाश का मम्मट का जो उनका काव्य, उनके आसार अनुसार, उस पर मैं आपको डिटेल से चर्चा करूंगी, उस पर वीडियो बनाऊंगी। अभी सिर्फ आपको बहुत छोटी छोटी शॉर्ट की बातें बता रहे हैं, ठीक है। अब आती है बारी गद्य काव्य की, ठीक। गद्य काव्य, गद्य क्या है? देखिए गद्य काव्य के लक्षण है क्या, कितने हैं, भेद है, प्रभेद है। पहला है आख्यायिका, दूसरा है कथा, तीसरी है खंड कथा, चौथा है परिकथा और पांचवा है कथालिका। ये गद्य काव्य के आपके लक्षण, ठीक है। पहला क्या है? आख्यायिका, ठीक। दूसरा है कथा, तीसरा है खंड कथा, चौथा है परिकथा और पांचवा है कथालिका। ये गद्य काव्य के भी, ठीक। गद्य के हमें जो दर्शन होते हैं सबसे सर्वप्रथम शुक्ल यजुर्वेद में पाए जाते हैं, ठीक है। इससे पहले जो हमारे काव्य थे पूर्णतः गेय थे, पद्य में थे, ठीक। और गद्य काव्य का हमको सर्वप्रथम दर्शन शुक्ल यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। और ठीक, गद्य काव्य के हमारे उदाहरण कौन है, कौन कौन से हैं? आचर, ठीक, सुबंधु, बाणभट्ट और दंडी आदि जो हैं वो गद्य काव्य के हमारे जो है, ठीक, उदाहरण है। इनके जो काव्य हैं वो गद्य काव्य कहलाते हैं, ठीक। सुबंध की जैसे वासवदत्ता है, ठीक है ना। और महाकवि बाणभट्ट की क्या है, कादम्बरी है, ठीक, और हर्षचरित है। तो ये सब उसके उदाहरण है, ठीक। और गद्य काव्य जो होता है ज्यादा उत्कृष्ट कोटि का होता है। कहते हैं ना कि गद्य कवि नाम निक्षम वदंती, ठीक। जो गद्य है वही कवियों की कसौटी है, ऐसा लोग कहते हैं, विद्वान कहते हैं, ठीक है। तो आज सुपर टेट के इस वीडियो में हमने इस
चार्ट बनाकर आपको बहुत ही संक्षिप्त सी जानकारी दी है जो आपके लिए आवश्यक है जितनी, ठीक है। और इस पर जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो से। अगले सुपर टेट के वीडियो में हम आपको व्याकरण पर विस्तृत चर्चा करेंगे। व्याकरण क्या है, ठीक है। आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा, ठीक, देखना मत भूलिएगा। कल का जो वीडियो है उस पर व्याकरण पर हम बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे। व्याकरण क्या है, ठीक, किसे कहते हैं, ठीक है, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई दिक्कत हो, समस्या हो, कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल दीजिए। और ठीक, इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट को हमारी जो है उसको क्लिक कर दीजिए। इससे पहले के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहीं पर आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।